माय डियर फ्रेंड, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन। कहने का प्रोबेबिलिटी बताइए कि ऑड नंबर कम से कम एक बार आए, ठीक है। और डाई को कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं। कह रहे हैं डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन। डाई है, उसको 3 बार टॉस्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद कहने का प्रोबेबिलिटी बताइए कम से कम एक डाई जो है ऑड नंबर शो करे। मतलब कम से कम एक, मतलब कि सर जी ज़्यादा से ज़्यादा दोनों या तीनों कर सकते हैं, ठीक है। आइए, आप किसी भी डाइस को अगर थ्रो करते हो 3 बार, कितने एलिमेंट सैंपल स्पेस में बनेंगे उसको कैसे लिखेंगे इधर देखना। ये है, आप जो है कितनी बार इसको टॉस कर रहे हो, नंबर ऑफ टॉस्ट कितनी बार, 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ देखना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ फेसेस ऑफ डाई टू द पावर नंबर ऑफ टॉस्ट, ठीक। आपने डाई को कितनी बार टॉस किया है, अब वो डाई के फेस कितने हैं, मीन्स 6 फेस की डाई है, 8 फेस की डाई है। तो आप देखोगे कि इन जनरल जो लूडो की गोटी होती है, में डाई होती है, उसमें 6 फेसेस रहते हैं। कितने रहते हैं? 6। तो नंबर 6 कितनी बार इसको टॉस्ट की हो? 3 टाइम्स। मतलब आपके सैंपल स्पेस में 216 सैंपल पॉइंट आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखना, अब हमसे करें फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन। तो यहाँ पर देखना, हम लोग इसको 2 मेथड से करेंगे, एक अल्टरनेट मेथड और एक बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेथड। यहाँ पर देखना, तो अल्टरनेट मेथड क्या है, कह रहे हैं आप प्रोबेबिलिटी बताइए एट लीस्ट एक बार जो है ऑड नंबर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एट लीस्ट वन, कम से कम एक बार आए, एट लीस्ट वन। तो आप हमें ये बताओ कि ऑड नंबर एक बार आना ही चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? सर जी हमें ऐसे इवेंट को नहीं काउंट करना है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है जिसमें तीनों क्या आए हों, इवन नंबर आए हों। तीनों बार डाइस पे तीनों बार में क्या आ गए हों, इवन आ गए हों। तो हम इवन वाले को हटा देते हैं, तो ये लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवन नंबर। अगर सब पे इवन आया होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवन नंबर, मतलब सर जी तीनों डाई पे इवन आ गए हों। तो आप इस डाई को, तीनों डाई करें मतलब तीनों बार इस डाई के इवन नंबर आए हों। तो आप हमें ये बताइए, कोई भी डाई है तीनों बार इवन नंबर, मान लीजिए आपने फर्स्ट बार ट्राई किए तो कितने इवन नंबर, मतलब कितने नंबर हो सकते हैं जो इवन आ सकते हैं? सर जी 2, 4, 6 यानी 3 नंबर हैं। तीनों में से कोई मान लो एक आ गया होगा, ठीक। दूसरी बार आपने फिर टॉस किया, हो सकता है तीनों इवन में से कोई एक आया हो। तीसरी बार आपने टॉस किया, हो सकता है तीनों में से कोई एक आया हो। और आपको डाई को 3 बार टॉस करना ही है, मीन्स फर्स्ट बार टॉस एंड सेकंड एंड थर्ड, यानी तीनों बार करना। तीनों बार करोगे तब एक एक्सपेरिमेंट होगा, यानी ये तीनों काम हमें करने हैं। यानी यहाँ क्या लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे कितने इवेंट होंगे जिसमें, सॉरी सैम्पल पॉइंट होंगे जिसमें इवन आए हों तीनों डाइस के? तो सर जी ये 3 3 9 2 27, 9 3 27, यानी 27 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 216। तो ये हो गया 189 बटे 216। इसको काट दीजिए, ठीक। ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आइए हम लोग एक बेसिक मेथड देख लेते हैं। बेसिक मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेथड है, ठीक है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा है, लेकिन वो थोड़ा सा बेसिक है। ये 1 माइनस उसमें नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तो आप हमें बताइए, ध्यान से सुनिएगा। ये मेथड फर्स्ट था, मेथड फर्स्ट। अब जो करने जा रहे हैं मेथड सेकंड है। ये कौन सा मेथड है, मेथड सेकंड, ओके। मेथड सेकंड में आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग केस बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि कम से कम जो है एक डाइस पे ऑड नंबर आने ही चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोनों दे सकते हैं या तीनों दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लो
उसने जब ये डाइस को थ्रो किया, ये डाइस है, ठीक है, ये डाइस है। मान लो जब उसने पहली बार टॉस्ट किया तो हो सकता है ये इवन दिया हो या ऑड दिया हो, फिर इसे दूसरी बार हो सकता है इवन दिया हो या ऑड दिया हो, तीसरी बार भी इवन दिया होगा या तो ऑड दिया होगा। तो अच्छा आप लोग हमें ये बताइए, केस फर्स्ट ये हो सकता है जब आपने इस डाइस को 3 बार टॉस्ट किया तो हो सकता है पहली बार में ऑड आया हो, बाकी दोनों इवन दे दिए हों, या दूसरी बार में ऑड आया हो, बाकी फर्स्ट और थर्ड इवन दे दिए हों, या तीसरी बार ऑड आया हो, पहले के दोनों क्या दे दिए हों, इवन दे दिए हों। मतलब कोई एक डाइस अगर इवन नंबर दे रही तो इसके 3 केसेस बन रहे हैं। यानी कि हम पहला केस ये मान सकते हैं कि किसी एक डाई पे जो है ऑड नंबर आया होगा। पहला केस हम ये मान सकते हैं किसी एक डाई पे ऑड नंबर आया होगा। तो है कितने बार मतलब डाइस को कितनी बार टॉस करना है सर? ये 3 बार। तो तीनों में से कोई एक बार में हमें क्या मिला होगा? ऑड नंबर। अच्छा ऑड नंबर इस डाई पे होते कितने हैं सर जी? 1 3 5। तो पाँचों में से कोई एक आ गया। मान लीजिए एक फर्स्ट डाई जो है ऑड नंबर शो किया होगा, ठीक, तो बाकी के क्या शो किए होंगे? इवन शो किए होंगे। तो अगर हम देखें जो है तो इन फर्स्ट भी कर सकता है या सेकंड भी कर सकता है या थर्ड भी कर सकता है। तो मैंने इनमें से कोई एक ऑड शो किया होगा उसको यहाँ लिख लिया हूँ, ठीक है। बाकी बच्चे के दोनों इवन दिए होंगे। ऐसा ही केस एक और बनेगा कि जिसमें हो सकता है पहला इवन, दूसरा इवन, तीसरा इवन दिया हो, दूसरा ऑड दे दिया हो। तो ये जो केस है ना सर, ये केस ये तीनों को कवर कर लिया है, ठीक है। कि इनमें से चाहे ये ऑड दें या ये ऑड दें या ये ऑड दें, ठीक है। तो कोई एक डाइस ऑड दिया होगा मीन्स 3C1। बाकी के जैसे हम एक एग्जांपल मान लो ये ऑड दिया होगा, 3 ऑड नंबर हैं उनमें से कोई एक आया होगा 3। बाकी इवन देना ज़रूरी है तो 3 इवन भी हैं तो 3 3 3 ये हो गया 3C1 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 81। अगर ये कौन सा केस है? इफ़ कोई एक डाई ऑड दिया हो, इफ़ कोई एक डाई पर ऑड नंबर आया हो, ठीक। अब ऐसे केस 2 बन सकता है। केस 2 क्या बन सकता है सर? सर जी केस 2 ये बन सकता है कि हो सकता है कि इनमें से किन्हीं 2 ट्रायल पे हमको क्या मिल गया हो? ऑड नंबर मिला हो, बाकी एक पे इवन मिला हो। किन्हीं 2 पर क्या मिला होगा? ऑड मिला होगा, बाकी हमें किसी एक पर क्या मिला होगा सर जी? बाकी किसी एक पर इवन मिला होगा, ठीक है। तो अच्छा हम ये बताइए इनमें से किसी 2 पर जो है क्या मिला होगा? ऑड नंबर। तो वो कितने तरीके सेलेक्ट हो सकते हैं? या तो ये दोनों दिए हों, ये इवन दे दिया हो, या ये दोनों ऑड दिए हों, ये इवन दे दिया हो, या ये दोनों ऑड दिए हों, ये इवन दे दिया हो। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे 3C2 से, ठीक। अब 3C2 से सिलेक्शन करेंगे तो इनमें से अगर कोई भी 2 डाई ऑड दिया होगा तो हर एक डाई पे 3 ऑड नंबर होते हैं, तो तीनों में से कोई एक आ सकता है। दूसरे मान लो, मैं एग्जांपल के लिए मान लो ये दोनों ऑड दिए होंगे तो इस पर भी क्या आ सकता है। बाकी ये जो कम्बिनेशन बनेगा इनका ना, ये या तो ये कवर कर ले रहा है, ठीक है। और बाकी दूसरा भी मान लो ऑड दिया है, अब बच्चा को इवन देना है तो इवन भी 3 नंबर होते हैं। तो आप इसको भी देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 81, ठीक। एक केस ये हो गया, या तो ये या तो ए, प्लस लगाते जाओ। या एक केस और हो सकता है कि 3 के तीनों हमें ऑड नंबर दे दें, ठीक है। तो केस थर्ड हमें तीनों डाइस ऑड नंबर दे दें, ठीक है। तो तीनों ऑड नंबर देंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑड नंबर देंगे। तो आप हमें ये बताइए, इधर देखिएगा, तो सर 3 के तीनों ऑड देने ही वाले हैं, यानी 3C3 × 3 के तीनों ऑड देंगे। अब हर एक डाई पे ऑड आने के कितने तरीके हो सकते हैं सर जी? हर एक डाई पे 3 ऑड नंबर्स होते हैं, उनमें से कोई एक आ सकता है, यानी 3 वेज, दूसरे पर 3 वेज और सिर्फ 3 वेज, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 × 3 × 3 × 3 27, ठीक। तो ऐसे कितने वेज बने हुए हैं तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए। ये हमारा अल्टरनेट मेथड है, आप इन्हें ऐड करिए तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने होंगे सर जी? केस फर्स्ट में आया है 81, दूसरे में 81, दूसरे 27 मीन्स 81 + 81 + 27। ज़रा इनको ऐड करिए, 9 18
क्या फिर से वही केस नंबर आ गया? हाँ सर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी आप कम से कम एक डाइस ऑड नंबर दिए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट 1 क्या आएगा सर जी? 189/216। 189 फेवरेबल है और टोटल सैंपल स्पेस 216 है। काटेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 7/8 आ जाएगा। ओके। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद द रिप्लेसमेंट। 2 बॉल को ड्रा करते हैं एट रैंडम विद द रिप्लेसमेंट। मीन्स पहला बॉल निकालें, ऑब्जर्व किए, फिर से उसको वहीं रख दिए जहाँ से लिए थे। मतलब इस बार जो है वो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, सॉरी मतलब रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस कर रहे हैं, मीन्स जहाँ से ले रहे हैं वहीं रख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक्स एंड 8 रेड बॉल्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज द रेड। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो आप हमें ये बताइए, बॉक्स में कितने बॉल हैं? ये रहा बॉक्स। सर जी बॉक्स में 10 ब्लैक है, ओके, एंड 8 क्या है? रेड बॉल्स है। ठीक, यहाँ से इन्होंने क्या किया? 2 बॉल्स एट रैंडम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट मीन्स ऑब्जर्व करने के बाद कैसा किस कलर का बॉल है उसको उसी में रख दिए। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट। ओके, तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला, बोथ बॉल आर ड्रॉन, बोथ बॉल्स आर रेड। आप हमें ये बताइए, किसी बॉल को निकाल रहे हो, फिर से उसी में रख दे रहे हो, यानी उस बॉल के निकलने से क्या जब दूसरा बॉल निकालोगे उसके प्रोबेबिलिटी इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस बॉल को निकाला उसको उसी में रख दिया। इस बार भी जितने सैंपल स्पेस के एलिमेंट प्रेजेंट थे उतना ही अगली बार भी रहेंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की कमी नहीं होगी। अगर यही मैं कह देता विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स आपने निकाल लिया फिर से उसको उसमें नहीं रखा, यानी अब उसमें बॉलों की संख्या कम हो गई है। अब जो आप फेवरेबल बटे टोटल करोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब आपने निकाला, देखा, फिर से उसी में रख दिया, यानी उसको निकालने ना निकालने से दूसरे वाले इवेंट के प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये सब जो इवेंट है ना, दोनों बॉल निकालने के, सर जी ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक का निकलने ना निकलने से दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यानी ये क्या दे रहा है? हिंट दे रहा है। विथ रिप्लेसमेंट मीन्स इंडिपेंडेंट का, किसका? इंडिपेंडेंट का, मीन्स एक के निकलने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसे निकालोगे फिर से उसी में रख दोगे। तो मान लीजिए कह रहा है बोथ बॉल्स रेड। सोल्यूशन, मान लिया कि ये B1 भी कोई बॉल B1 है और दूसरा बॉल B2 है, ये दोनों रेड हों, मीन्स B1 एंड B2 दोनों रेड हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले तो मैं बता दिया कि रिप्लेसमेंट का केस है, यानी बॉल निकाल रहे हो उसी में रख दे रहे हो, तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, मतलब और, मीन्स B1 और B2 दोनों रेड हों, इसका मतलब क्या होगा? B1 भी रेड हो जाए एंड B2 भी रेड हो जाए, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू B2। तो दोनों रेड होने का, आइए एक बॉल हमारा रेड होगा, मीन्स B1 हमारा रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो कोई बॉल B1 निकाले हो वो रेड होगा, तो टोटल है कितने रेड? 8 हैं सर जी, फेवरेबल में 8 है। अब टोटल कितने हैं सर जी? 18 है। तो ये हो गया। अब आपने निकाला, देखा, प्रोबेबिलिटी फाइंड की, फिर से बॉल उसी में रख दिया। अब B2 बॉल निकालोगे वो भी रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सर जी अभी भी रेड बॉल कितने हैं? 8 ही हैं, क्योंकि आपने उठा के उसी में रख दिया था। टोटल 18। कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मीन्स 8/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मीन्स 8/18, ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 9, 9, 9, 16/81। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा देखिएगा, ये फर्स्ट था, दूसरा कह रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, मीन्स इस बार जो B1 बॉल है वो क्या होना चाहिए सर जी? ब्लैक होना चाहिए। ठीक, और जो B2 बॉल है एंड B2 क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ठीक, मीन्स फर्स्ट बॉल क्या हो गया? ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। तो आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बॉल निकाल रहे हो फिर से उसी में रख दे रहे हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला बॉल इस बार क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। तो अब बताइए
सेकंड केस के अनुसार अगर हमारा B1 बॉल ब्लैक होगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 10 ब्लैक बॉल हैं वो फेवरेबल हैं, तो 10 बटे टोटल कितने हैं सर जी 18 है। और दूसरा बॉल रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सर जी 8 हैं टोटल बटे 18, ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी है। तो बोलिए 10/18 इंटू 8/18, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 5 इंटू 4 मतलब 20/9 इंटू 9 मीन्स 81, ठीक। वैसे ही वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड नाउ, तो कह रहा है कि इनमें से कोई एक ब्लैक हो जाए और दूसरा क्या हो जाए रेड हो जाए। दूसरा नहीं मतलब अदर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम is black and other is red, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब कह रहा है या तो B1 बॉल हमारा क्या हो जाए ब्लैक हो जाए, ठीक, एंड B2 क्या हो जाए रेड हो जाए, या B1 जो है हमारा क्या हो जाए रेड हो जाए एंड B2 क्या हो जाए ब्लैक हो जाए, यही कह रहा है। मतलब इनमें से कोई एक रेड हो एक दूसरा ब्लैक हो जाए, भाई हो सकता है पहला ब्लैक हो जाए दूसरा रेड हो जाए, या पहला रेड हो जाए दूसरा ब्लैक हो जाए, तो दोनों का ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ये पहला ब्लैक होगा मीन्स B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अगर ब्लैक है, ठीक, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ये क्या है रेड है। यह एक केस हमारा ये बन सकता है B1 क्या हो जाए, B1 क्या हो जाए सर जी रेड हो जाए, ठीक, एंड B2 क्या हो जाए सर जी ब्लैक हो जाए, ठीक। अच्छा B1 ब्लैक होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अगर ब्लैक हो जाए सर जी, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 10/18 है, इंटू B2 अगर हमारा रेड हो जाएगा तो 8/18 प्लस B1 अगर रेड हो जाए तो 8/18 और B2 अगर ब्लैक हो जाए 10/18। इन सबको अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर लें तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इसका आंसर क्या आ जाएगा 10/18 मीन्स 2 इंटू, यहाँ देखिए 5/9 और 4/9, 5/9 एंड 4/9 मीन्स 20/81 इंटू 2 मीन्स 40/81 हमारा क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 40/81, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय A एंड B आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है, कोई A और B दो यूँ समझ सकते हो कि पर्सन होंगे, क्योंकि ठीक है पर्सन ही होंगे, A और B के द्वारा जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा A के द्वारा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और B के द्वारा हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। करें इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब एक जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो दूसरा का उसके साथ कोई मतलब नहीं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा क्या होगा दूसरे का कोई लेना देना नहीं, वो अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने तरीके से, मतलब दोनों इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, या एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। हमसे कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें ये बताइए प्रॉब्लम सॉल्व होने का क्या मतलब है। सर जी प्रॉब्लम सॉल्व भी तो करना है, तो या तो कोई या तो ए कर दे या बी कर दे या दोनों कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मीन्स अगर अकेला ए भी कर रहा है तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या बी कर रहा है तब भी हो सकता है, या दोनों मिलके कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसके 3 केसेस बनेंगे। तो हम लोग 2 मेथड देखने वाले हैं, एक तो अल्टरनेट कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स 1 में से
प्रॉब्लम ना सॉल्व होने वाले की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एक हम केसेस बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए केस बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, तो केस बना लेते हैं। पहले 1 मिनट कैमरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैमरा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा मेथड फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सर जी द प्रॉब्लम सॉल्व, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स प्रॉब्लम ए के द्वारा सॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। प्रॉब्लम बी के द्वारा सॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अच्छा, प्रॉब्लम ए के द्वारा नहीं सॉल्व होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर जी 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2। और यही प्रॉब्लम बी के द्वारा अगर नहीं सॉल्व होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स बी बार क्या है? सर जी 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है उसमें से प्रॉब्लम न सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दे, जो बची हुई प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? प्रॉब्लम सॉल्व होने की होगी। यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार मीन्स ना तो ए के द्वारा सॉल्व हो ना ही बी के द्वारा सॉल्व हो। और आपको पता है कि ये कैसे है? इंडिपेंडेंट है, मीन्स ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, ठीक। अच्छा, 1 माइनस पी ए बार कितना दिया हुआ? 1/2। और पी बी बार कितना दिया है? 2/3। मीन्स ये हमारा आ गया आंसर 2/3। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ठीक है। अल्टर, आइए दूसरा केस मेथड 2 देख लेते हैं। ये मेथड फर्स्ट था। मेथड 2 में क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो या तो ए के द्वारा हो भाई प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, या तो ए सॉल्व कर दे या बी कर दे या दोनों मिलके कर दे। मतलब हम प्रॉब्लम मान लो ए के द्वारा सॉल्व हुआ और बी ने नहीं कर पाया, या प्रॉब्लम जो है ए के द्वारा नहीं हुआ बी ने कर दिया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या ये प्रॉब्लम दोनों ने मिलकर सॉल्व कर दी। और ये कैसे इवेंट है सर जी? इंडिपेंडेंट है। तो पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी, इन सब की वैल्यू रखो। पी ए की वैल्यू कितना है सर जी? 1/2। पी बी बार की वैल्यू कितनी है? 2/3 प्लस पी ए बार की 1/2, पी बी की 1/3 प्लस पी ए की 1/2, पी बी की 1/3, ठीक। तो इन सबको अगर हम लोग ऐड करें तो यहाँ पर देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व क्या हो जाएगा सर जी? ये इक्वल आएगा 2/6, 1/6, 1/6 मीन्स 4/6, और इसको आप सॉल्व करोगे 2/3। तो चाहो आप ये वाला मेथड लगा लो, चाहो ये लगा लो, जिस पे आपकी इच्छा। आइए सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड में क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम, या तो ये करें या तो बी कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, ये क्या हो जाएगा कि सर जी या तो प्रॉब्लम ए के द्वारा सॉल्व हो जाए बी ना कर पाए, या प्रॉब्लम बी के द्वारा सॉल्व हो जाए ए ना कर पाए। तो बताइए, यानी ये इंडिपेंडेंट है। पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी, बताइए पी ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, पी बी बार की प्रोबेबिलिटी 2/3, पी ए बार की प्रोबेबिलिटी 1/2, पी बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, मीन्स ये हो गया 3/6, आ गया आंसर 1/2। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। करें वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, वो वेल सफल्ड है, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लिया गया है, ठीक है। तो उसमें से क्या कर रहे हैं, एक कार्ड को जो है ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब निकाल रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। पूछ रहा है कि इन जो केस दिए गए हैं ना, ये जो ई एंड एफ करके डिफाइन किए गए हैं, ये इनमें से कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें ई और एफ क्या है? इंडिपेंडेंट है। यानी ई और एफ इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब हो गया सर जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कहने का मतलब सर ये तो फार्मूला बता दी, अच्छा ठीक है, मतलब ई की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है और एफ की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, ई के होने या ना होने से एफ पे कोई फर्क ना पड़े तो इसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये तो सर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल सी बात है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो और दोनों को अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है सर जी, ये हमारे पास वेल सफल्ड, मान लीजिए ये हमारे पास वेल सफल्ड डेक ऑफ क्या है 52 कार्ड्स की ताश की गड्डी है। ठीक है, जिसमें कितने हैं सर जी, इसमें 52 पत्ते हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, इसमें कितने कार्ड हैं सर जी? सर जी इसमें 52 कार्ड्स हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस कार्ड में से ये क्या है 52 डेक ऑफ कार्ड्स हैं। इसमें से उन्होंने क्या किया, 1 कार्ड ड्रा किया, 1 कार्ड ड्रा किए। ठीक, 1 कार्ड ड्रा किए हैं। तो डिफर केसेस हैं, उससे हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताइए। तो सबसे पहली बात आप लोग सुनिएगा, ई एंड एफ विल बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, अगर ये इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। ठीक है, तभी ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। मीन्स ये फार्मूला सेटिस्फाई कर। तो फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं इवेंट ई क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। पहले वाले में कह रहे हैं कि जो इवेंट ई है वो ऐसा इवेंट है जिसमें से कार्ड जो ड्रा किया गया है वो क्या है, स्पेड है। तो आप हमें ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम ई की बात करें तो 52 पत्तों में से स्पेड कितने होते हैं सर जी? ये तो 13 होते हैं। तो वो 13 क्या हो गए, हमारे फेवरेबल हो गए, क्योंकि जो कार्ड एक कार्ड ड्रा किया वो स्पेड का है। तो भाई 13 में से कोई भी एक हो सकता है ना, तब 13 क्या हो गया, हमारा फेवरेबल हो गया। मीन्स 13/52 मीन्स 1/4। अच्छा, एफ इवेंट की बात करें तो वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब जो कार्ड ड्रा किए हैं वो क्या है, एस का है। तो 52 पत्तों में से 4 एस होते हैं। ठीक है, तो 4 के चारों क्या है, हमारे फेवरेबल हैं। अपन टोटल कितना है, 52 है, तो 1/13। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूँ, मीन्स वो कार्ड एस का भी हो और स्पेड से लिया गया हो। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो दोनों माने चाहिए। तो आप हमें बताइए इवेंट ई क्या है सर जी, इस स्पेड कार्ड का इवेंट है। तो उसमें 13 कार्ड हो गए और उस 13 में एक एस होता है कि नहीं? हर एक टाइप के कार्ड में एक एस होता है, चाहे वो डायमंड का हो, चाहे वो हमारा क्लब का हो, चाहे हमारा वो हार्ट का हो, चाहे हमारे स्पेड का। तो एफ में क्या कह रहे हैं, जो कार्ड है वो एस है और स्पेड में क्या है 13 कार्ड है। तो भाई इसमें चारों 4 पॉसिबल एस हैं और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेड का जो है एस होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है जो एस है, बटे 52। ठीक है, तो आइए इनको चेक कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया है 1/4 इंटू एफ कितना दिया है 1/13, मीन्स ये हो गया 1/52। आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी थी वही इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल आ रही। तो यहाँ से क्या पता चला कि देयरफॉर ई एंड एफ कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक, इंडिपेंडेंट इवेंट। आप हमें ये बताइए इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सा केस है, फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट है। सेकंड वाला चेक करते हैं ना। सेकंड की बात करें तो इवेंट ये है जिसमें से क्या करें, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो आप हमें ये बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो 52 ताश के पत्तों में कितने ब्लैक होते हैं सर जी, 26 होता है और टोटल 52 है, तो 1/2। एफ की बात कर लेते हैं, द कार्ड ड्रॉन इज किंग। अब हमें ये बताइए पूरे 52 में कितने किंग होते हैं, 4 होते हैं अपन 52, तो 1/13। और इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें अगर तो मीन्स वो कार्ड ब्लैक भी हो और किंग का हो। तो हमें ये बताइए
ब्लैक में टोटल 26 होते हैं और उसमें क्लब होता है और स्पेड होता है। क्लब का भी एक किंग होता है, स्पेड का भी एक किंग होता है, यानी 2 किंग क्या आएंगे, कॉमन आ जाएंगे बटे 2। मीन्स ये हो गया 1/26। अब हमारे ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे अगर इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। ठीक, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 इंटू 1/13, जो कि आ गया 1/26। ठीक, और आप देख रहे हो कि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनके प्रोडक्ट क्या आ रही थी। इससे क्या कंक्लूजन निकल गया, देयरफॉर ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट। ओके, ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आइए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। जो कार्ड ड्रा किया गया है वो या तो किंग हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी अभी क्या होगी। अब भाई हमें ये बताओ, जो आप कार्ड ड्रा किए हो या तो किंग है या तो क्वीन है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। किंग और क्वीन मतलब समझ रहे हो, यूनियन। ठीक है, अब हमें ये बताओ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ यूनियन लिख लिए होते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन जब करोगे तो हमें ये बताओ किंग और क्वीन में क्या इंटरसेक्शन आएगा, कुछ आएगा नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन को सीधे ऐड कर दिया, क्योंकि माइनस इंटरसेक्शन करेंगे भाई, किंग और क्वीन में कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है, कि उसमें से कुछ कॉमन निकालोगे। बोलो सर जी कितने किंग होते हैं, टोटल 4/52। अब कितने क्वीन होती हैं, जितने किंग होंगे उतनी क्वीन होंगी। भाई राजा रानी दोनों बराबर ही रहेंगे ना, 4 2 8। ठीक, अच्छा, इवेंट एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। एफ में क्या है सर जी, एफ में या तो वो क्वीन है या जैक है, मीन्स गुलाम। चलिए, क्वीन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4 रानियां होती हैं और जैक 4 होते हैं। ये भी क्या आ गया, 2/13। ये इसको जरा आप लोग सही से काट लेना, हाँ सही है, 2/13। अच्छा, अब इनके इंटरसेक्शन की बात करें, ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में इंटरसेक्शन है। आप देखोगे क्वीन इसमें भी है इसमें भी है, मीन्स 4/52, 1/13। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे अगर इन दोनों के प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल होना चाहिए पी इंटू पी एफ के। आप हमें ये बताइए पी है कितना सर जी, 2/13, और पी एफ कितना है, 2/13, 4/169। आप हमें ये बताइए क्या ये जो है इसके इंटरसेक्शन के इक्वल है, वो देखिए नहीं है। इससे इस वाले केस में क्या हो गया कि ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक, ओके। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं एट रैंडम। रुकिए, अगर हम मान लें कि जो हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर रहा है स्टूडेंट, उस इवेंट को अगर एच से डिनोट करें और जो इंग्लिश को रीड कर रहा है उसको अगर हम लोग ई से डिनोट करें, तो आप हमें ये बताइए कि हिंदी रीड करने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हो जाएगी 60% दिया है, मीन्स 60/100, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.003/5। अच्छा, इंग्लिश का क्या हो जाएगा, 40% है, मीन्स 100 लोग में से 40 लोग जो हैं ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो कहने मतलब 40/100, 0 कैंसिल, 2 2 4 2 5 10, मीन्स 2/5। और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 20% हैं, मीन्स 20/100, तो 1/5। ठीक है, उतना जितना था वो हम लोग कर ली। उसके बाद कह रहे ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, उन्होंने एट रैंडम एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। मीन्स हमसे कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, ना तो वो हिंदी पढ़े, नाइदर हिंदी, नॉर मतलब एंड मीन्स नहीं, नॉर मीन्स एंड, ना ही वो इंग्लिश पढ़े।
ठीक, नाइदर हिंदी नार इंग्लिश, ठीक है, ना ही वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े ना ही वो इंग्लिश पढ़े, इसका हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हम लोग डिमार्गन्स लॉ लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं एच यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और जो अलग अलग पे बार है टोटल पे आ जाएगा। यानी ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या सर जी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। हमें इसकी बार की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो हम 1 माइनस ये कर देंगे, ठीक है। बताइए 1 माइनस, अब इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बताइए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितना है 3/5, ये 2/5 माइनस 1/5, 1 3 2 5 1 में से आप 1 को हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 में से 1/5 हटेगा 5 4/5 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5। 1/5 ऐसे लोग हैं जो ना ही हिंदी पढ़ते हैं ना ही इंग्लिश, नाइदर हिंदी ना इंग्लिश। आइएगा सेकंड देखते हैं बी में कह रहा है इफ़ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर मीन्स हमें कुछ दिया गया है, कह रहा है कि वो हिंदी अगर रीड कर रहा है वो दिया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। कह रहा है कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी रीड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इंग्लिश हिंदी का इंटरसेक्शन, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, एक दिया रहेगा दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे। तो बोलो ई इंटरसेक्शन में मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ता है 1/5 और हिंदी पढ़ने वालों को 3/5, तो हमारा आंसर आ गया 1/3। सी देखते हैं, कह रहे हैं कि इफ़ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अच्छा, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, जो नीचे रहता है वो नीचे जाता है नीचे, इन दोनों की 1/5। अभी हम लोग देखें इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, ये हमारा हो गया 1/2। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled is। अच्छा, आप हमें ये बताइए पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं मतलब 2 डाइस को, ठीक है। जब इसको रोल्ड करोगे तो कुछ हमें एक एलिमेंट पहले डाई का दूसरा एलिमेंट दूसरे डाई का मिलता हुआ दिखेगा। तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई मतलब प्रत्येक डाई पे इवन प्राइम नंबर आए। तो हमें ये बताइए इवन प्राइम नंबर होता कौन है 2 होता है, यानी पहले डाई पर भी इवन प्राइम नंबर आ जाए दूसरे पर भी आ जाए, यानी क्या आना चाहिए 2,2। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट सैम्पल पॉइंट है जो पॉसिबल है। तो आप हमें ये बताइए इवन प्राइम नंबर अगर ईच डाई चाहिए तो कौन सा केस हो सकता है, वो तो एक ही केस होता है सर जी 2,2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो 1 और आप पेयर ऑफ डाइस कर रहे हो तो टोटल 36 आएंगे, तो 1/36। लेकिन इसमें यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लेना, ये 13 नहीं 36 है, ठीक। इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गलत, क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी और ये कभी पी ए और पी बी की इक्वल नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये लिखा क्या गया 1 माइनस ये लिखा गया पी ए डैश इंटरसेक्शन इंटू पी बी डैश इक्वस टू, ये है 1 माइनस पी ए मीन्स पी ए बार मीन्स पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक। मतलब इनकी प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी इनके अलग अलग प्रोडक्ट की इक्वल है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्या ये सही होगा? नहीं। ये सही होगा? कदापि नहीं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक।